हेलो एवरीवन। आज शुरू करते हैं बिजनेस परचेज का, उससे थोड़ा एडवांस सम। ओके, आज 2 पॉइंट्स नए हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, 2 पॉइंट्स जो हमारे हैं वो आगे के सम से थोड़े डिफरेंट हैं। ओके, उसमें एक आएगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ओके, डिसोल्यूशन एक्सपेंस का मीनिंग क्या होता है? मतलब जो पुरानी फर्म है वो बंद हो रही है, तो उसके लिए जो एक्सपेंस कर रहे हैं, उसको बंद करने के लिए जो एक्सपेंस कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ओके, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस अगर नई कंपनी जिसको जो पुरानी कंपनी को परचेज कर रही है, अगर नई कंपनी है वो पुरानी कंपनी के डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे कर रही है, तो उसकी इफेक्ट हम क्या देंगे? ओके, अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, वो नई कंपनी है, वो पेमेंट कर रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस लिखा ही होगा कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोर्न बाय कंपनी, तो हम करेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस मस्ट बी एडेड इन नेट एसेट। जो हम हमारा पहला स्टेप करते हैं नेट एसेट फाइंड करने का, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, और जो हमारा आंसर आता है नेट एसेट, उसमें हम अपना डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऐड करेंगे। ओके, याद रखना, डिसोल्यूशन एक्सपेंस अगर नई कंपनी है वो पेमेंट कर रही है पुरानी कंपनी के लिए, तो हम करेंगे नेट एसेट्स में उसको ऐड करेंगे। और दूसरी इफेक्ट, जब भी हम जर्नल एंट्री लिखना स्टार्ट करेंगे तो जर्नल एंट्री में हम गुडविल में उतनी अमाउंट ऐड कर देंगे। ओके, ये दो इफेक्ट है, ये दो इफेक्ट अच्छे से याद रखना। पहला हमें क्या करना है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस है वो नेट एसेट आता है उसमें ऐड करना है, और दूसरा हम करेंगे जब हम जर्नल एंट्री लिखते हैं तब जर्नल एंट्री में गुडविल में ऐड करेंगे। ओके, और दूसरा एक एक्सपेंस आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, बोथ एक्सपेंस आर डिफरेंट। कैसे अलग है? तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है वो तब होता है जब हमारी कंपनी बंद होती है, जब हम अपनी कंपनी क्लोज या वाइंड अप करते हैं, तब जो सारे एक्सपेंस होते हैं उसको जो बोलते हैं वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है। एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दैट मीन्स जब हम अपनी नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तब जो एक्सपेंस होता है उसको बोलते हैं हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, यानी कंपनी स्टार्ट करने का जो एक्सपेंस है वो। डिसोल्यूशन यानी कंपनी बंद करने का एक्सपेंस है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यानी कंपनी स्टार्ट करने का एक्सपेंस है। तो नई कंपनी है, खुद का एक्सपेंस है तो खुद ही पेमेंट करेगी, तो उसके लिए हम एक जर्नल एंट्री लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पेड। ओके, उसके लिए लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि ये कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वो हम पेमेंट कर रहे हैं, या तो कैश से करेंगे या तो बैंक से करेंगे, तो बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, सो प्रिलिमिनरी एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोथ आर न्यू थिंग्स फॉर दिस सम। ओके, याद रखना है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस है वो हम तभी करते हैं जब हमारी कंपनी बंद होती है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यानी हम नई कंपनी शुरू करते हैं उसका एक्सपेंस है। क्लियर है? तो आज हम करते हैं सम नंबर 7। शुरू करते हैं सम नंबर 7 से। 7 में हमें क्या दिया गया है? द बैलेंस शीट ऑफ द परेश एंड द दीपक फर्म ऑन 31/3/2011 एज फॉलो। हमें बैलेंस शीट दी गई है दीपक और परेश की, इंफॉर्मेशन दी गई है। लाइबिलिटी साइड में पहले कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 12% डिपॉजिट, क्रेडिटर्स, ये सारी लाइबिलिटी और कैपिटल की इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ असेट्स की इन्फॉर्मेशन है, गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, प्रीपेमेंट्स एंड कैश। पीछे हमारे पास जो एडजस्टमेंट है उसमें क्या लिखा है वो पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है श्रुति लिमिटेड was incorporated to take over the above business. Authorized capital was of 5,000 equity shares of 100 each. Consideration business purchase are as follows. क्या बोला है? Sorry, conditions, not a consideration. That is a conditions for the business purchase are as follow. हमें बताया गया है कि आगे की जो कंपनी है उसको श्रुति, नई कंपनी क्रिएट कर रही है, उसकी सारी असेट्स और लाइबिलिटी टेक ओवर करके, उसके लिए हमें बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी द वैल्यूड एट 24,000। मैंने पीछे के समय भी बोला था, बहुत लोगों ने होमवर्क करके भेजा है पर उसमें गुडविल नेट एसेट में कैलकुलेशन में नहीं ली है। अगर गुडविल हमें एडजस्टमेंट में दे रहे हैं,
एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर गुडविल की वैल्यू दी है तो वो वैल्यू हम नेट असेट की कैलकुलेशन में काउंट करेंगे, वरना आपको लगता है कि नेट असेट में नहीं लेंगे और परचेज कंसिडरेशन में कैसे भी हमारा परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा, तो वो आपका गलत होगा। नेट असेट की कैलकुलेशन में आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक रूल है, अगर गुडविल एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी गई है तो वो हमें नेट असेट की कैलकुलेशन में कंपलसरी लेनी ही है। ओके, मार्क माय वर्ड्स, हमें अगर गुडविल एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी है तो हम नेट असेट की कैलकुलेशन में उसे लिखेंगे। अगर आप नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। देन आफ्टर बोला है ऑल द लाइबिलिटीज एक्सेप्ट द बिल्स पेबल आर टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, मतलब सारी की सारी लाइबिलिटी हम कंसिडर करेंगे पर बिल्स पेबल है वो हम लेके नहीं जाएंगे। उसके बाद थर्ड है ऑल द असेट एक्सेप्ट 4000 कैश आर टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, सारी की सारी असेट से वो लेके जाएंगे पर कैश है 4000 की वो हम नहीं लेंगे। फोर्थ, असेट की वैल्यूएशन के बारे में बोला है, ये इंपॉर्टेंट है। Assets were the valued as follow: fixed assets taken over by the company at more than 25% of the book value, मतलब बुक वैल्यू जितनी है उससे 25% ऐड करके हम नेट असेट में लेंगे। 50% स्टॉक एट लेस बाय 20%, द रिमेनिंग स्टॉक एज पर वैल्यू। यस, क्या बोला है, जो स्टॉक दिया गया है उसमें से 50% का स्टॉक है उसकी वैल्यू 20% लेस करेंगे, बाकी का है वो बुक वैल्यू से ही लेके जाएंगे। डेटर्स विद द प्रोविजन ऑफ 10% बेड डेट रिजर्व, डेटर्स दिए हैं उसमें हमें 10% की प्रोविजन क्रिएट करनी है बेड डेट रिजर्व के बारे में। देन आफ्टर रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹3000 ऑफ द फर्म बोर्न बाय न्यू कंपनी। यस, रियलाइजेशन एक्सपेंस मीन्स डिसोल्यूशन एक्सपेंस। डिसोल्यूशन एक्सपेंस का दूसरा नाम है रियलाइजेशन एक्सपेंस, मतलब हम जो कंपनी बंद कर रहे हैं उसका 3000 एक्सपेंस है वो नई कंपनी पेमेंट करने वाली है। देन आफ्टर परचेज कंसिडरेशन की इंफॉर्मेशन है 2000 इक्विटी शेयर्स, फुली पेड 10% प्रीमियम, 12% 1200 डिबेंचर्स ईच ₹100 एट 10% डिस्काउंट एंड द रेस्ट अमाउंट इन कैश। Seventh information है remaining shares are issued to the public at a 10% premium and company paid preliminary expense 6000। yes, ये हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 4, 5 और 8 ये तीनों चीज़ें आगे के सम से थोड़ी अलग है और इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है हम अपना सम नेट एसेट की कैलकुलेशन से शुरू करते हैं। तो नेट एसेट की कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, अगर समझ ना आए तो पूछ लेना। ओके, सबसे पहले जैसे मैंने बोला था अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गुडविल दी गई है तो हमारी नेट एसेट की शुरुआत ही कहाँ से होगी, गुडविल से होगी। तो इस समय गुडविल की इन्फॉर्मेशन दी है 24,000। याद रखना हम बैलेंस शीट की जो गुडविल है 20,000 वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन 24,000 दी है वही गुडविल लेंगे। उसके बाद हमें बोला गया था कि जितनी भी फिक्स्ड असेट्स हैं वो सारी की सारी 25% ऐड करके कंसीडर करनी है। तो फिक्स्ड असेट में है बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी दी गई है 2,40,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 2,40,000 प्लस 25%, क्योंकि हमें बोला गया है कि फिक्स असेट 25% से ज़्यादा लेनी है। तो बिल्डिंग बैलेंस शीट में है 240, उसमें 25% ऐड कर देंगे तो हो जाएगी 2,50,000। उसके बाद है मशीनरी, मशीनरी कितने की दी गई है 50,000। मशीनरी भी हमारी फिक्स्ड असेट है तो हम करेंगे 50,000 प्लस 25%, 62,500। ओके, उसके बाद स्टॉक। यस, स्टॉक की कैलकुलेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना क्या बोला गया है हमें स्टॉक के बारे में। स्टॉक हमारा है 38,000, तो हम लिखेंगे 38,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला था कि 50% का स्टॉक है वो हम 20% से लेस लेंगे, तो हम 38,000 के दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 38,000 का एक पोर्शन होगा 50% और बाकी का होगा वो भी होगा 50%। तो 50% स्टॉक है वो हम क्या करेंगे 20% लेस लेंगे, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। तो 19,000 में से 20% लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 15,000
200 और बाकी का जो बचा है वो तो हम बुक वैल्यू से ही कंसिडर करेंगे, तो बाकी का जो 19,000 है वो वैसे ही 19,000 लेना है। तो स्टॉक की टोटल अमाउंट कितनी आई हमारे पास 15,200 प्लस 19,000 दैट इज 34,200। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, फिर से बोल रही हूँ। उन्होंने बोला है कि स्टॉक की वैल्यू है जो 50% है वो 20% लेस करके लेनी है और बाकी की जो 50% है वो एज इट इज रखनी है। उसके बाद आता है डेटर के बारे में। डेटर के बारे में उन्होंने बोला है हमें 10% बैड डेट रिजर्व देनी है। तो बैलेंस शीट में टोटल डेटर्स कितने हैं 49,000 के हैं। इसमें जो 4,000 बैड डेट रिजर्व दी है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बैड डेट रिजर्व के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो बोला है कितने की लेनी है 10%। तो हम करेंगे 4,90,000 माइनस 10% दैट इज 4,900। तो आंसर आ जाएगा 44,1100। ओके, डेटर के बारे में पता चला। बैड डेट रिजर्व जो बैलेंस शीट में दी है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बैड डेट रिजर्व के बारे में बोला है 10% देना है डेटर्स का। तो डेटर्स है 4,90,000, उसका 10% 4,900, सॉरी 4,90,000 नहीं है 49,000 है। हाँ, एक जीरो मैंने ज्यादा लगा दिया है, 49,000 है, उसमें से 10% बैड डेट रिजर्व देंगे 4,900। तो टोटल डेटर्स आ जाएंगे हमारे 44,100। उसके बाद है प्री पेमेंट्स। प्री पेमेंट्स वो भी हमारी एक असेट है तो उसके भी लेंगे प्री पेमेंट्स 2,000। इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं 26,000 तो उसको भी लिख देंगे इन्वेस्टमेंट 26,000। ओके, कैश के बारे में हमें क्या बोला गया था? कैश के बारे में हमें बोला है कि 4,000 की जो कैश है वो हम लेके नहीं जाएंगे। तो टोटल हमारी बैलेंस शीट में कैश 34,000 है, उसमें से 4,000 की जो कैश है वो हम नहीं लेंगे। तो बाकी की कैश कितनी बचेगी 30,000। तो हम 30,000 कैश है वो लेके जाएंगे। ओके, नेट एसेट की कैलकुलेशन में जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसे ध्यान में रख के ही हमें कैलकुलेशन करनी है। जितना बोला है उतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद आती है लायबिलिटी की साइड। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल है तो कैपिटल तो हम नहीं लिखते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो रिजर्व है, कोई लायबिलिटी नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं लिखेंगे। फिर आता है 12% डिपॉजिट्स। तो 12% डिपॉजिट्स वो एक लायबिलिटी है 60,000 तो वो हम लेंगे 12% डिपॉजिट 60,000। देन आफ्टर क्रेडिटर्स है 30,000 तो क्रेडिटर्स भी हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स 30,000। देन आफ्टर बोला है वर्कमैन सेविंग अकाउंट। जब हमने शुरुआत की थी चैप्टर की तभी मैंने बोला था वर्कमैन सेविंग अकाउंट है वो हमारी लायबिलिटी है क्योंकि ये हमारी नहीं है, वर्कर्स की है। वर्कर्स के जो रुपए हैं वो हम क्या कर रहे हैं सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं तो उनको वो वापस करना पड़ेगा, तो वो हमारी एक लायबिलिटी है। तो वर्कमैन सेविंग अकाउंट 18,000। उसके बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 20,000 भी दी गई है, पर पीछे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा था कि बिल्स पेबल हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए मैंने बिल्स पेबल नहीं लिखा है। अगर बिल्स पेबल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम बिल्स पेबल लिखते, पर यहाँ लिखा है कि बिल्स पेबल हम लेके नहीं जा रहे। उसके बाद है वर्कर्स एक्सीडेंट फंड। यस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेविंग अकाउंट एंड एक्सीडेंट फंड दोनों में डिफरेंट क्या है। सेविंग अकाउंट यानी इतने अमाउंट कंपल्सरीली हमको वर्कर्स को देने ही है, वो हमारी लायबिलिटी है। और उसके नीचे जो एक्सीडेंट फंड है, एक्सीडेंट फंड यानी अगर एक्सीडेंट होगा तो ही हम अमाउंट वर्कर्स को देंगे, पर एक्सीडेंट नहीं होगा तो हम वो नहीं देंगे, वो हमारी लायबिलिटी नहीं है। तो जो लायबिलिटी नहीं है ये एक रिजर्व है, एक्सीडेंट फंड हमारी रिजर्व है तो हम यहाँ नहीं लेंगे। और उसके नीचे भी दिया है डेप्रिसिएशन फंड। डेप्रिसिएशन फंड भी कोई हमारी लायबिलिटी नहीं है। यहाँ नेट एसेट पे हम क्या कंसिडर करते हैं, ओनली लायबिलिटीज ही कंसिडर करते हैं। ये एक्सीडेंट फंड एंड बिल्डिंग फंड वो हमारी लायबिलिटी नहीं है, वो एक टाइप्स की रिजर्व्स है, तो रिजर्व हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो ये रही टोटल असेट्स, उसमें से माइनस करेंगे टोटल लायबिलिटी, तो हमें मिल जाएगी नेट एसेट जो है 472,800 माइनस 1,08,000। तो आंसर आ जाएगा 3,64,800। ये हमारी नेट एसेट है।
हमने जब पूरा सम पढ़ा तब पीछे लिखा था रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस मैंने तब भी बोला रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, यानी फर्म बंद हो रही है, जो भी कंपनी बंद हो रही है उसके जो बंद करने के एक्सपेंस है वो क्या कर रही है, नई कंपनी पेमेंट कर रही है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस होगा तो उसकी दो इफेक्ट आएगी। एक तो हम नेट असेट में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारी नेट असेट हो जाएगी 3,67,800। और दूसरी इफेक्ट क्या आएगी, उसकी असेट्स की जो अमाउंट है उससे हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं ताकि गुडविल हमारी क्या होगी, क्रिएट होगी। तो जो हम जर्नल एंट्री लिखेंगे वहाँ गुडविल हम ऐड करके लिखेंगे 3000 से। ओके, आई थिंक नेट असेट का क्वेश्चन क्लियर है। उसके बाद का हमारा दूसरा स्टेप है परचेज कंसिडरेशन। तो स्टार्ट विथ परचेज कंसिडरेशन। उन्होंने बोला है कि इक्विटी शेयर्स देंगे 2000 है, इक्विटी शेयर्स देंगे 100 ईच, तो लिखा है 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 2 लाख। प्लस प्रीमियम से हमने इश्यू किया है तो प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि बोला है 10% प्रीमियम है तो 10% प्रीमियम कैसे काउंट होता है, 100 उसकी फेस वैल्यू है, उसका 10% दैट इज 10 रुपीज 20,000। उसके बाद बोला है डिबेंचर इश्यू करना है, पर डिबेंचर हम कैसे इश्यू करते हैं, डिस्काउंट से इश्यू करते हैं। ओके, ये भी नया है, अभी तक आपको डिस्काउंट से डिबेंचर इश्यू करने वाला पॉइंट नहीं आया था। तो हम लिखेंगे डिबेंचर, डिबेंचर है 1200 और मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 1,20,000 और 10% हमें उसको डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट हम ऐसे ही काउंट करेंगे 1200 डिबेंचर से मल्टीप्लाई बाय 10, 10 कैसे आया, 100 का 10% है वो डिस्काउंट है, सो 1200 इज अ डिस्काउंट। तो टोटल कितना हुआ 2,20,000, डिबेंचर्स हुए 1,08,000 और उन्होंने बोला है रिमेनिंग अमाउंट इन कैश, रेस्ट अमाउंट इन कैश। दैट मीन्स मैंने बोला ही था पहले भी, अगर आपको गुडविल एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे देते हैं तो हमें याद रखना है परचेज कंसिडरेशन हमारी कितनी होगी, नेट असेट जितनी ही होगी। तो अब आप पूछोगे नेट असेट कौन सी लेनी है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस के बाद वाली कि पहले वाली, तो याद रखना डिसोल्यूशन एक्सपेंस के बाद वाली 3,67,800 ही हम लेंगे। तो रिमेनिंग इन कैश, तो जो बाकी की अमाउंट बची वो हम कैश में उनको पेमेंट करेंगे दैट इज 39,800। ओके, क्लियर है, दो स्टेप कंप्लीट हो गए। थर्ड हमारा जो स्टेप होता है वो थर्ड स्टेप होता है गुडविल या कैपिटल रिजर्व फाइंड करने का, पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गुडविल दे दी गई है तो हम गुडविल को फाइंड नहीं करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्री में सबसे पहली एंट्री हम लिखते हैं बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, सेल कर रहा है उसका नाम है परेश एंड दीपक, तो हम करेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज कंसिडरेशन जितनी अमाउंट 3,67,800 टू परेश एंड दीपक अकाउंट क्रेडिट। दूसरी एंट्री क्या करना है, जितनी भी हम असेट लेके आते हैं वो सारी डेबिट करनी है। तो गुडविल हमने नेट असेट की कैलकुलेशन में लिखी थी 24,000, पर यहाँ एक डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है, तो वो हमें गुडविल में ऐड करना है। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है 24,000 प्लस 3,000 दैट इज 27,000। उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग की अमाउंट है 2,50,000, मशीनरी है 62,500, स्टॉक है 34,200, डेटर्स है 44,100, प्री पेमेंट है 2,000, इन्वेस्टमेंट है 26,000 और कैश हम लेके आ रहे हैं 30,000। तो जितनी भी एसेट है वो सारी हमने की डेबिट, और करेंगे क्रेडिट क्या करेंगे, जितनी भी लाइबिलिटी है वो भी हम कहाँ से लिखेंगे, नेट एसेट की कैलकुलेशन में से ही लिखेंगे। डिपॉजिट्स 60,000, क्रेडिटर्स 30,000, वर्कमैन सेविंग अकाउंट 18,000 और बाकी की जो अमाउंट है वो जाएगी वेंडर के अकाउंट में सॉरी यहाँ प्रतीक और दीपक नहीं, यहाँ आएगा बिजनेस परचेज अकाउंट, जो हमने पहले डेबिट किया था वो अब हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके, उसके बाद हम करेंगे परचेज कंसिडरेशन की एंट्री जो हमने दीपक और परेश को दी है उसकी। तो दीपक और परेश को दी है उसमें लिखेंगे हम
कौन कौन सी चीज़ें हम उसको दे रहे हैं वही लिखना है। ओके, तो परेश एंड दीपक अकाउंट डेबिट करके लिखेंगे 3,67,800। ओके, क्योंकि इतना हमारा परचेस कंसिडरेशन है। यस, याद रखना परचेस कंसिडरेशन में इनसे पहले सम में कहीं भी हमारे पास डिस्काउंट नहीं था। डिबेंचर डिस्काउंट यहाँ हमने दिया है तो हम लिखेंगे डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट 12,000। उसके सामने हम कौन कौन सी चीज़ें दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं 2 लाख की, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम है 20,000, डिबेंचर है 1,20,000 और कैश है 39,800। ओके, याद रखना यहाँ हमने क्या किया है, डिबेंचर 120 और डिस्काउंट 12,000 है तो डिस्काउंट डेबिट कर देंगे 12,000 और डिबेंचर की जो टोटल अमाउंट है 120 उतनी ही लिखेंगे। आप ऐसा मत करना कि डिबेंचर 1,08,000 के दिखा दिए, डिस्काउंट की कोई एंट्री ही नहीं की, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो याद रखना डिबेंचर डिस्काउंट डेबिट करना है और डिबेंचर की अमाउंट 1,20,000 है वही लिखनी है, 1,08,000 नहीं लिखेंगे, 1,08,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्चुअल में हमारे डिबेंचर कितने हो रहे हैं 1,20,000 के, तो हम 1,20,000 ही लिखेंगे और बाकी की रेस्ट ऑफ अमाउंट हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश 39,800। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो बाकी के शेयर्स बचे हैं वो हम सारे शेयर्स क्या कर रहे हैं, पब्लिक को इश्यू कर रहे हैं 10% प्रीमियम से। तो जैसे कि हमने शुरुआत में ही बोला था कि 5,000 ऑथोराइज्ड कैपिटल है, 5,000 क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल है, उसमें से 2,000 हमने इक्विटी शेयर किसको दे दिए, सामने वाले परेश और दीपक को दे दिए, तो बाकी बचे हैं 3,000। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 110, 110 कैसे आया, तो 100 रुपीज़ की हमारी फेस वैल्यू है और प्लस हमारा क्या है 10% प्रीमियम है, तो डायरेक्ट टोटल अमाउंट हो जाएगी 110। आगे के जो सम थे उसमें हम क्या कर रहे थे, कुछ शेयर ऐसे होते थे जिसमें हमें अमाउंट नहीं मिलती थी तो वो हम माइनस कर रहे हैं, पर यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम माइनस नहीं करेंगे। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000। ओके, और लास्ट में उन्होंने बोला है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जो कंपनी नई शुरू हो रही है उसका भी कुछ एक्सपेंस है शुरू करने का, तो वो शुरू करने का जो एक्सपेंस है उसकी एंट्री हम लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000। ओके, यहाँ हॉरिजॉन्टल की बैलेंस शीट बनी हुई है पर आप लोग कौन सी बैलेंस शीट बनाएंगे, वर्टिकल बनाएंगे। कौन सी बनाएंगे, वर्टिकल बैलेंस शीट। वर्टिकल बैलेंस शीट मैंने नहीं बनाई है, आपको बनानी है। वर्टिकल बैलेंस शीट बना के आपको मुझे फोटो भेजना है। जो भी सम मैं वीडियो में भेज रही हूँ वो सम आपको भी अपने बुक में काउंट करना है और एक होमवर्क का सम होगा, दोनों सम काउंट करके मुझे फोटो भेजने हैं। अगर फोटो नहीं भेजोगे तो आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। याद रखना, जो सम मैं वीडियो में बना के भेज रही हूँ वो सम और एक होमवर्क का सम दोनों आपको करके मुझे फोटो भेजना है। अगर फोटो नहीं भेजोगे तो आपकी अटेंडेंस है वो काउंट नहीं होगी। ओके, यहाँ डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट है वो हमारी क्या है, फिक्टिशियस एसेट है, याद रखना। ओके, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है वो भी हमारी क्या है, फिक्टिशियस एसेट है। तो आप अदर असेट्स में ये लिखना, ये है फिक्टिशियस असेट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है वो भी हमारी क्या है, फिक्टिशियस असेट है, तो वो अदर असेट में लिखना वरना आपका आंसर नहीं आएगा। कैश और बैंक की कैलकुलेशन आपको आती है। कैश हमने 30,000 लेके आए थे तो 30,000 डेबिट है, और कहाँ कहाँ कैश और बैंक डेबिट हो रहा है, ये रहा 3,30,000, तो 30 + 30 3,30,000 टोटल हो जाएगा 3,60,000। और कहाँ कहाँ हम पेमेंट कर रहे हैं, एक यहाँ पेमेंट किया 39,800 वो माइनस होगा, और यहाँ 6,000 हम पेमेंट कर रहे हैं वो माइनस हो जाएगा। तो बाकी की जो अमाउंट आएगी 3,14,200 वो हम कैश में लिखेंगे। यहाँ हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनी हुई है पर आपको वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनानी है। मैंने आपको फॉर्मेट आगे के वीडियो में दिखा दिया है,
उसी हिसाब से आपको फॉर्मेट याद रखना है, क्योंकि आपका जो लास्ट चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, वहाँ भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही बैलेंस शीट से सम्स करने होंगे। तो बेटर है अभी से आप वर्टिकल फॉर्मेट याद रख लो ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। सम नंबर 7 मैंने करवाया है, वैसे ही सम नंबर इलस्ट्रेशन 4 है वो मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, ठीक है। सेम टू सेम इलस्ट्रेशन 4 है, ऐसे ही है, थोड़ी सी अमाउंट में चेंजेस है। तो इलस्ट्रेशन 4 आपको होमवर्क में करना है और 7 भी आपको करके मुझे दोनों के फोटो PDF करके रोल नंबर लिख के मुझे भेजना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या आप बोलना हम एक दिन लाइव रख लेंगे। ये चैप्टर अगर ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लाइव सेशन रखने ही वाले हैं, तब आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। 7 नंबर का सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम मार्क करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डिसोल्यूशन एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और डिबेंचर है वो डिस्काउंट से इश्यू कर रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और वर्कर्स सेविंग अकाउंट एंड वर्कर्स एक्सीडेंट फंड वो दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार अच्छे से देख लेना, कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना। ओके, थैंक यू।